हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने जस्ट इंटेलिजेंस अब खत्म कर लिया है और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये है टॉपिक क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को दोस्तों हम हिंदी में सृजनात्मकता भी कहते हैं। तो आज हम क्रिएटिविटी को अच्छे से समझेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले हम बेसिक मतलब समझेंगे क्रिएटिविटी का, कि क्रिएटिविटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। साथ के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस के साथ क्या रिलेशन है। फिर हम इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझेंगे। सारे कंपोनेंट्स जो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उसको समझेंगे। इसके साथ साथ जो क्रिएटिविटी जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। अब क्रिएटिविटी का मतलब आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, क्रिएट। क्रिएट से बना है क्रिएटिविटी। तो क्रिएट का मतलब क्या होता है? कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, पैदा करना। ठीक है, समथिंग टू मेक मतलब कुछ बनाना, उसको हम बोलते हैं क्रिएट। और क्रिएट से ही बना है क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब यह है कि क्रिएटिविटी में हम कुछ नया बनाते हैं। अब ये नया क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। एक नया विचार हो सकता है जो हमारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, उस विचार के आधार पे हम कुछ नया कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया, कुछ ऐसी चीज हम बना सकते हैं जो कि पहले कभी किसी ने ना बनाई हो। तो ये होती है बेसिक मतलब और क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी एक तरीके की थिंकिंग है, याद रखिएगा। क्रिएटिविटी एक तरीके की क्या है? थिंकिंग है, जो कि एक तरीके से क्या होती है? ओरिजिनल होती है इन नेचर। ओरिजिनल होने का मतलब ये होता है कि इसमें मौलिकता होती है। ओरिजिनलिटी को हम मौलिकता भी कहते हैं हिंदी में। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता, मतलब ये आपकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है। आपने कोई नई चीज सोची, वो क्या है? ओरिजिनल होना चाहिए, और उसी को हम क्या कहेंगे? क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखिए, क्रिएटिविटी ना हमें हर फील्ड में देखने को मिलती है, हर चीज में। अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। अगर हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। तो क्रिएटिविटी हर जगह है, हर फील्ड में क्रिएटिविटी होती है। क्योंकि क्रिएटिविटी में बेसिकली क्या होता है? कोई नई चीज हम बनाते हैं, वो होता है बेसिक मतलब क्रिएटिविटी का। अब देखिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि क्रिएटिविटी में क्या होता है, एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक दिन बैठे हैं आराम से और अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया। वो क्रिएटिव नहीं होता। उसका मतलब क्रिएटिवनेस बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिएटिविटी आती है एक्सपीरियंस से। आप जिस भी फील्ड में हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग में ही हैं तो आप पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते 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 आपको एक एक्सपीरियंस हो गया। अब आप क्या करते हैं? आप कुछ नया करते हैं अपनी टीचिंग में ही। ठीक है, तो कुछ भी नया करने के लिए हमें थोड़ा सा उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं टीचिंग में ही कुछ नया करना चाहता हूं तो मुझे पहले तो टीचिंग ही आनी चाहिए। टीचिंग की थोड़ी सी एक्सपीरियंस होगी, टीचिंग के कुछ मैं बेसिक प्रिंसिपल्स को समझता हूँगा, तभी तो मैं कुछ नया करने की कोशिश भी करूंगा। तो इसीलिए क्रिएटिविटी में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमें नॉलेज, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। गोल डायरेक्टेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं मैं कुछ भी सोच रहा हूं, बैठे बैठे खाली बैठा हूं तो मैं कुछ भी सोचे जा रहा हूं। ये इमेजिनेटिव थिंकिंग नहीं होती, मतलब ये रियलिस्टिक होती है। और ये बेसिकली जो हमारे पास सामने प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल होगा। गोल क्या हो सकता है? कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या मुझे कुछ समझना है, इसीलिए मैं क्रिएटिव थिंकिंग करता हूँ। तो इसका मतलब मैं यूजलेस नहीं हूँ। अगर मैं खाना बनाने में ही कुछ नया सोच रहा हूँ तो वहां पे भी मेरा गोल है कि मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊं और डिफरेंट बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी में गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है। आप यूजलेसली बिना वजह कुछ भी नहीं सोचते। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसमें एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। साथ के साथ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, आपके पास कुछ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन होगा तभी तो आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएंगे। बिना रिलीवेंट इंफॉर्मेशन के आप कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। अगर आपको कुकिंग में ही कुछ नया करना है या टीचिंग में ही नया कुछ करना है तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए उस चीज से रिलेटेड या जिस चीज में आप करना चाह रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये बेसिक मतलब होता है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी में ध्यान रखिएगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ये, कि पहला ये गोल डायरेक्टेड होता है। यूजलेस, हम ऐसे ही डायरेक्शनलेस नहीं सोचते। गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है, ये ओरिजिनल इन नेचर होती है। मतलब ये है कि आप कुछ नया सोच रहे हैं, वो ओरिजिनल है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, किसी ने पहले से ही कुछ सोच रखा है उसी को आप सोच रहे हैं। जैसे आइंस्टीन ने अपनी जो थ्योरी दे रखी है, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी को थ्योरी को बार बार आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ थिंकिंग कर रहा हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग है। ऐसा नहीं, आपने उससे हट के अलग, जो पहले कभी किसी ने ना सोचा हो ना किया हो, वैसा अगर आप कुछ करते हैं तो क्रिएटिविटी में आएगा, और ये ओरिजिनल इन नेचर होता है। एंड थर्ड इज कि इसमें कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इंफॉर्मेशन की हमें बहुत जरूरत होती है। अगर आपके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, तभी आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, क्रिएटिव थिंकिंग अचानक से एक दिन में नहीं होता। क्रिएटिव थिंकिंग धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जब आप लगातार उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कुछ डेली बेसिस पे कुछ नई नई इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ नया नया एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो आपकी को धीरे धीरे आप में वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, कुछ अलग सोचने की, कुछ अलग करने की। ठीक है, तो क्रिएटिविटी एक एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप आप ये बेसिक चीज समझ पाए होंगे, ये इसका बेसिक मीनिंग है। अब हम थोड़ा सा एक भी इनमें रिलेशन देख लेते हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में, कि क्या इनमें कोई आपस में रिलेशन होता है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? हम जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं। मतलब जिनमें हाई आईक्यू, जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, उनकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, खासकर टर्मन ने खुद ये बात कही है 1920 में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में ज्यादा कुछ आपस में संबंध नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई जिसका आईक्यू हाई हो उसका क्रिएटिविटी भी हाई हो, या जिसका आईक्यू कम हो, मतलब सामान्य हो, उसके क्रिएटिविटी भी सामान्य हो। मतलब ऐसा आपस में कोई खास रिलेशन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य आईक्यू का है, ठीक है, सामान्य आईक्यू का है, तो उसमें हाई क्रिएटिविटी हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंस एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग होती है। ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल होती है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप कंपेल्ड हैं, आपको विवश किया जाता है कि नहीं ऐसे ही सोचो, फोर्स किया जाता नहीं। क्रिएटिविटी में आपके पास पूरा मौका होता है, आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में सोचना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जबकि इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंस बेसिकली रीजनिंग पे बेस्ड होती है, तो इसलिए इसमें आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग कम देखने को मिलती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होती है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे आईक्यू टेस्ट भी जनरली मेमोरी पर बेस्ड होते हैं, कि आप कितनी चीजें याद कर पाते हैं, ठीक है, कितना आप रिलेशन बना पाते हैं चीजों में। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है, इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस होता है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास में मान के चलिए दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कि चीजों को आप कुछ पढ़ाते हैं वो समझ लेता है, ठीक है, जो आप उसको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो उसको समझ लेता है, और जो आप उसको याद करा रहे हैं फैक्ट्स, वो भी वो आसानी से याद कर लेता है। तो और वो क्या करता है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि आपने उसको जो बताया उसने अच्छे से उसको पढ़ लिया, समझ लिया, और वो अच्छा स्कोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट पर्सन है। वही एक दूसरा बच्चा है जो कि आप उसको जो बताते हैं वो क्या है कि वो उस पर सोचता है, लेकिन वो अपने भी कुछ नए तरीके बनाता है, अपने भी कुछ नए रास्ते खोजता है, उस पर वो अपनी तरफ से भी कुछ विचार करता है, और आंसर राइटिंग जब वो करता है एग्जाम में तो अपनी तरफ से भी कुछ वो लिखता है। तो हो सकता है कि ये बच्चा स्कोर ना करता हो अच्छा, क्योंकि इसका आंसर इससे बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी इस बच्चे के मुकाबले ज्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि हाई आईक्यू होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाई क्रिएटिविटी हो, एक सामान्य आईक्यू का बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, मतलब क्रिएटिविटी अगर किसी में ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी ज्यादा हो, वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ रहे होंगे। पहली चीज तो आप समझ गए। एक चीज और समझिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। एक लिमिट तक इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक लिमिट तक इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक कोई पोएट है जो कि कविताएं लिखता है, नई कविताएं अपनी तरफ से बना करके, तो क्रिएटिव है। लेकिन क्या इस पोएट को, इस कवि को इतना इंटेलिजेंट तो होना पड़ेगा ना कि वो लैंग्वेज की समझ रखता हो, भाषा पे उसकी अच्छी पकड़ हो, शब्दों को आपस में अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के कुछ नया बना सकता हो। तो इतना तो इंटेलिजेंट ये पर्सन होना चाहिए ना, तभी तो ये कुछ नया क्रिएट कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का आपस में रिलेशन है, लेकिन एक लिमिट तक है। इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है उससे जरूरी नहीं कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बेसिक रिलेशनशिप हो जाता है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब नेक्स्ट। क्रिएटिव प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि क्रिएटिविटी क्या है, एक तरीके की थिंकिंग होती है। तो क्रिएटिविटी अगर एक तरीके की थिंकिंग है तो थिंकिंग इज अ प्रोसेस, तो यानी कि एक क्रिएटिव प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। अकॉर्डिंग टू 1926 में एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ग्राहम वालेस। इनका नाम था ग्राहम वेलिस। ग्राहम वेलिस 1926 में इन्होंने ये 4 स्टेजेस बताए थे जो कि काफी फेमस हैं। इनको जरूर याद करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस इनसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो इन्होंने पहला स्टेप बताया था, 4 स्टेजेस जो हम पढ़ रहे हैं, 4 स्टेप्स कह लीजिए, एक ही बात है। प्रोसेस में है तो उसमें 4 स्टेजेस कह सकता हूं मैं, या फिर स्टेप्स कह सकता हूं, एक ही बात है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहला जो इन्होंने बताया था वो था प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। तैयारी करना, किस चीज की तैयारी करना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तैयारी करने का मतलब ये है कि कुछ भी अगर आप सोचेंगे, कुछ भी अगर आपको सोचना है, किसी भी टॉपिक पे कुछ सोचना है, मतलब आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है ना। अगर मेरे सामने कोई समस्या है तो समस्या से संबंधित जब तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूं? तो इंफॉर्मेशन चाहे मुझे वो कोई ला कर दे, चाहे मुझे वो खुद से गैदर करना पड़े, कैसे भी करके मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा, तभी तो मैं उसके बारे में क्रिएटिव थिंकिंग कर पाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो मैं कह रहा हूं वही एक तरीके से प्रिपरेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसको आपस में रिलेट करते हैं, और उसके बाद जो सफिशिएंट डाटा हमें चाहिए होता है उसके आधार पर हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। तो ये होता है प्रिपरेशन। नेक्स्ट होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, अच्छा, अब इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग जब हम करते हैं तो उस दौरान ऐसा तो नहीं कि अचानक से मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो कभी भी अगर आपने भी कोई थिंकिंग की हो, तो आप कुछ किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उस प्रोसेस में आप खुद को ऑब्जर्व करिएगा। पहले तो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि भाई आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है XYZ। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो गैदर करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप उस पर सोचते रहते हैं। हो सकता है आपकी थिंकिंग आधे घंटे की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, कई बार हम पूरा दिन उस पर सोचते हैं, कई बार कई दिनों तक हम उस पर सोचते हैं। तो ये जो आपको टाइम लग रहा है ना, जब आप आराम से बैठ के, आराम से तो नहीं बैठते, लेकिन हाँ हम बैठे रहते हैं, हमारा दिमाग उस चीज पर सोच रहा होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो वो जो समय होता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन, जिस दौरान आपका जो दिमाग होता है, जो आपका ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, वो बेसिकली क्या कर रही है, उसके बारे में विचार करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ आप फिर भी उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तब तक जब तक कि आप किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। ये कहलाता है इंक्यूबेशन। नेक्स्ट इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप इंक्यूबेशन कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं उस पर, अपने दिमाग में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है, आपके दिमाग में एकदम से वो आइडिया आ जाता है, मतलब वो विचार आ जाता है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है।
ये कई बार होता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा इनसाइटफुल लर्निंग जो हम पढ़ते हैं, इनसाइटफुल लर्निंग अगर आपको ध्यान हो, या इनसाइट थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी गेस्टोल्ड की, तो वहां पे भी वो एक बात करते हैं आहा कंसेप्ट की। आहा कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो, जिसमें कि मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी चिंपैंजी की, जिसमें चिंपैंजी एक प्रॉब्लम होता है उसके सामने, उसको केला खाना होता है और वो बैठ के सोच रहा होता है कि मैं कैसे इस केले को खाऊं। तभी अचानक से उसके दिमाग में वो आइडिया आ जाता है, और वही जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को बोलते हैं आहा कंसेप्ट। तो ये भी इल्यूमिनेशन एक तरीके का आहा मूवमेंट होता है, मतलब अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी जैसे आपने सुना होगा यूरेका, यूरेका मतलब आई फाउंड इट, मतलब मुझे एक अचानक से विचार आ गया। तो इल्यूमिनेशन में क्या होता है, अचानक से आपके दिमाग में वो आइडिया, वो सॉल्यूशन आ जाता है जिसके लिए आप थिंकिंग इतने लंबे समय से कर रहे थे। तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन। एंड द लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में होता है कि जो आपके दिमाग में आइडिया आया है, अब वो आइडिया जरूरी थोड़ी है कि 100% ठीक ही हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कैसे, जो भी आइडिया आया है आपके दिमाग में, आप उसको लेकर एक्शन लेंगे, जो भी आपको एक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो आप देखेंगे कि अगर वो जो स्टेप्स है, जो आपका आइडिया है, वो सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे, ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इस क्रिएटिव थिंकिंग में चारों प्रोसेस होते हैं, इन चारों प्रोसेस का नाम आप जरूर याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड द लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप्स इसमें आ जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम समझ गए, अब हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हर क्रिएटिव थिंकिंग में देखने को मिलेगा। प्रोसेस तो हम समझ गए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है, फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग में आपको हमेशा देखने को मिलेगा फ्लुएंसी, यानी कि आपके जो विचार होंगे ना वो फ्लुएंट होंगे, उन पे कोई रोक टोक नहीं होगी, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, आप उस विचारों में कोई रोक टोक नहीं होगी, एक के बाद एक नए विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारे विचारों की कोई सीमा नहीं होती कि हम कहां तक चीजों को बारे में सोच सकते हैं। यही एक एग्जाम्पल होता है फ्लुएंसी का, मतलब कि आप लगातार सोच पा रहे हो उस चीज के बारे में, ठीक है, ये है फ्लुएंसी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे भी सोच सकते हैं, कोई मेथड सोच सकते हैं, कोई भी आपका तरीका हो सकता है सोचने का, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके ऊपर किसी तरह का कोई नियम नहीं लगा रखा, कोई नियम नहीं है, किसी आप नियमों में बंधे नहीं है कि भाई मैं ये चीज इस तरीके से नहीं कर सकता हूं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती कि आप किस तरीके से उस चीज को करेंगे। तो थिंकिंग प्रोसेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरी पूरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ओरिजिनलिटी, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे ना वो ओरिजिनल होगा, उसमें मौलिकता होगी, ठीक है। आप कुछ नया सोचेंगे क्रिएटिव थिंकिंग में, कभी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपके जो विचार होंगे किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपके वो अपने विचार होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े लोग जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, जिनके विचार हम पढ़ते हैं, फिलोसफी हो गया, कुछ भी हो गया, उनके वो अपने विचार होते हैं, उनमें ओरिजिनलिटी हमें देखने को मिलती है। एंड द लास्ट वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन क्या होता है, इलेबोरेशन का मतलब ये होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग में कई बार क्या होता है कि हम पहले से मौजूद विचारों को पढ़ते हैं, सोचते हैं, उनको आपस में लिंक करते हैं और एक नया विचार बनाने की कोशिश करते हैं, या कई बार उसी विचार के आगे हम और कुछ नया अपनी तरफ से सोचते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाता है इलेबोरेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स में ध्यान रखिएगा क्रिएटिव थिंकिंग के, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड
इलेबोरेशन। आई होप आप ये समझ पाए होंगे, इसमें इससे ज्यादा मुश्किल चीज और कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी थिंकिंग में इतना ही होता है। आपको जब भी क्लासरूम में कुछ बच्चे क्रिएटिव मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, उनका क्रिएटिविटी टेस्ट करने का तरीका अलग होता है। हालांकि क्रिएटिविटी टेस्ट कैसे होता है इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप इतने कैपेबल जरूर हो कि आप अपने क्लास में क्रिएटिव बच्चे की पहचान कर सके। ठीक है, अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा ग्रेड उसके आ रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन क्या वो बच्चा वो क्रिएटिव है, ये भी हमें सोचना है। ठीक है, कई बार हमें क्या होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी दिखती है तो हमें उसे अवसर देने की बहुत जरूरत होती है। अवसर हमें उसको कैसे देना है, ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चे को आजादी देनी है, उनको उन पे ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगाने हैं। आजादी किस चीज में मैं बात कर रहा हूँ, उनकी सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में, कि बच्चा अगर किसी टॉपिक पे सोच रहा है और वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है तो उसके विचारों को सुनिए, और अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ बच्चा जो कह रहा है सही है, तो उसके विचार को प्राथमिकता दीजिए। क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कस करिए और बच्चों को भी इनकरेज करिए कि हाँ बेटा आप सब भी दूसरे तरीके से भी इस चीज को सोच सकते हैं। तो क्रिएटिविटी डेवलप करना कई बार टीचर के हाथ में भी होता है। बच्चों में शुरुआती दौर में आप बच्चे की नींव मजबूत करिए कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसको जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को इंटेलिजेंट ही बनाएं। आप देखिए बच्चे की जो इनेट जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्या बच्चा क्रिएटिविटी में ज्यादा अच्छा है तो उसको हाँ क्रिएटिव बनाइए। वैसे हर कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, ठीक है, लेकिन कई बार उसकी क्रिएटिविटी हम दबा देते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वीडियो काफी लंबी बन गई है, लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दी है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक की हमें जरूरत होती है। इंप्रूवमेंट हम भी करेंगे अपने अंदर, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां जाइए, अपने विचार रखिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।